नमस्कार। आज हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। हाँ, पिछली वीडियो में मैं बताया था कि कुछ एफआईआर के बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। मैं सब कुछ करवाऊँगा। फ़िलहाल मौलिक अधिकार को हम इसमें देखेंगे। एफआईआर वाली अलग से एक वीडियो में बना दूँगा, जिसमें जीरो एफआईआर क्या होता है, नहीं एफआईआर का क्या महत्व है, नहीं जो फॉल्स एफआईआर होता है वो क्या होता है, एफआईआर में क्या लिखी जाती है, उसका क्या महत्व है। बहुत सारी बातें हैं, इसकी चर्चा में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इसमें रखता तो यकीन मानिए वीडियो लंबी हो जाती। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो, छोटी छोटी वीडियो हो, ताकि आप आसानी से देख लो, समय बचे और उस समय में आप दूसरा काम करो। तो ये मेरे हैं, क्योंकि आपके पास जो समय है उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। छोटी छोटी वीडियो रहेगी। पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कभी समय मिले, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, जब भी समय मिले तो मैं उसको ज़रा हट के एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है नॉलेज के लिए। तो उसको मैं अलग से जब भी समय मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एफआईआर हो गया, उसके बाद क्या होती है धारा सब हो गया, जो इम्पोर्टेंट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे। तो अलग से समय मिलेगा तो मैं उसको अलग अलग से जो भी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, उसको मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इसकी चिंता आप ना करें। फिलहाल फंडामेंटल राइट्स पर आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो रहे, ताकि और पहले ही मैं लिख लिया हूँ, और पहले ही कोई भी विषय होती है पहले ही कर लेता हूँ, ताकि समय बचे। नहीं, आप जानते हैं समय का क्या वैल्यू है। चलिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, बाकी चीज़ें हो गई हैं। 6 रह गया था संवैधानिक उपचार का अधिकार, बाकी आप पढ़ चुके हो, पिछली वीडियो में जाकर देखिए, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, नहीं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 35। नहीं, देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब पिछले जो भी हम मौलिक अधिकार पढ़े हैं उसमें कोई हनन होती है, नहीं कोई उसमें नुकसान आती है, या कोई उसका कोई आज्ञा मौलिक अधिकार जो है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड अनुच्छेद 226 के तहत आपको दिखाई देती होगी। अक्षर न समझ में आए, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पकड़ते हुए चलिएगा, तो आप खुद से नोट्स बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, नहीं उस पर एक्शन ले सकता है कोई भी अगर हनन होती है। इसीलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का है, नहीं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये एक्शन ले सकता है आपके खिलाफ, अगर कोई मौलिक अधिकार को आप मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स उसका अगर आप दुरुपयोग कर रहे हो तो 5 प्रकार के रिट्स, यही इसीलिए इसको पढ़ा जाता है संवैधानिक उपचार। इसमें संविधान की रक्षा कैसे करें, मौलिक अधिकार की रक्षा करें, इसी से रिलेटेड है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 यानी 32 एंड अनुच्छेद 226 यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट रीट मतलब आदेश जारी करता है, नहीं 5 ठो। कौन कौन से आदेश है इसमें हम पढ़ेंगे, नहीं चलिए 5 रीट जारी करता है। हाँ, एक और क्वेश्चन, एक वक्त क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचार को। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, नहीं। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, बी.आर. अम्बेडकर नहीं रहेगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। ये आपको याद रखनी है, ओके ठीक है। नेक्स्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ये याद ही कर लीजिएगा, अगर नाम आ जाए ना तो संवैधानिक उपचार, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो प्रस्तावना आत्मा बोल दीजिएगा, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
संविधान औपचारिक के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट यानी कि आदेश जारी करता है। पहले देख लेते हैं। एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से, इसको हम आर्टिकल 22 में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 22 में नहीं, अनुच्छेद 22 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी को अगर पुलिस अरेस्ट करती है ना, गिरफ्तार करती है या किसी को भी, तो उसे 24 घंटा के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है। नहीं, तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम भी है बंदी, बंदी से आप याद रखना। नहीं, तो किसी को अगर पकड़ता है, बंदी करता है, तो उसको 24 यानी कि 24 आवर्स के अंदर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास क्या करनी रहती है, पेश करनी रहती है। ठीक, तो ये रीट एक हो गया। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश जारी करती है। दूसरा है परमादेश, नाम ही है परमादेश, इसको आदेश भी बोलते हैं, परमादेश। ये भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है। नहीं, सरकारी अधिकारी को, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, सरकारी अधिकारी को यह परमादेश या आदेश जारी करता है कि भैया अपना कर्तव्य निभाइए, अपने कर्तव्य के लिए, कि आप बैठे हैं उस पोस्ट पे, दरोगा हो या एसपी हो या व्हाटएवर, कुछ भी, किसी को, ये नहीं कि एसपी दरोगा के ही, अगर आप सरकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, अगर वो अपना कर्तव्य ठीक से, अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत एंड सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स 226 यानी 226 226 के तहत क्या करती है, उसके खिलाफ रीट जारी करती है कि भैया अपना कर्तव्य सही से पालन कीजिए, नहीं तो आप पे एक्शन ले लिया जाएगा, आप पे कार्रवाई होगी। नहीं, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये थी कि सरकारी जो अधिकारी होते हैं उसको कर्तव्य को याद दिलाता है कि आप अपना कर्तव्य ड्यूटीज़ न भूलें। ठीक है। एक है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि ऊपरी न्यायालय जो होता है ना, निचले न्यायालय को आदेश देता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ऊपरी न्यायालय जारी करेगा निचले न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि ये आपके अधिकार में नहीं है, इसको आप मुझे दे दीजिए, या ये आपके अधिकार में नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे तो आपका राइट नहीं बनता है। तो इस तरह से आदेश जारी करता है, इसी को बोलते हैं प्रतिषेध। मतलब हर अपने से जो अपर है वो लोअर वालों को, जो उसके खिलाफ नहीं है और वो एक्शन ले रहा है, तो उसको कहता है कि ये आपके राइट में नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट उत्प्रेषण, ये भी वैसा ही है प्रतिषेध जैसे उत्प्रेषण। इसमें भी ऊपरी न्यायालय क्या करता है, निचली न्यायालय को आदेश देता है कि इस लंबित मुकदमे को, देखो इसमें मुकदमा है, मुकदमा आएगा तो उत्प्रेषण, और नहीं आए डायरेक्टली क्षेत्र तो प्रतिषेध। ठीक है, तो इसमें ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देता है कि इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दो, क्योंकि ये आपके अधिकार में नहीं है, आपके क्षेत्र में नहीं, और आप तब से इसको लंबी उड़ान, मतलब लंबे दौर से खींचे जा रहे हो, जबकि आपके अधिकार में है भी नहीं। तो इस तरह की बातें होती है कोर्ट कचहरी में। नहीं, कोर्ट कचहरी का चक्कर आप नहीं लगाए हो शायद, लेकिन बड़ी खास करके जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए, इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दो क्योंकि ये आपके क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मैं पहली वीडियो में कहा हूँ कि आप सत्य को परेशान कर सकते हो, नहीं उसको परेशान कर सकते हो, लेकिन पराजय नहीं कर सकते हो, हरा नहीं सकते हो। ठीक है, तो परेशानी तो होती है जो थोड़ा नहीं जानते हैं, लेकिन न्याय अंततः मिलती है, लेकिन काफ़ी लेट के बाद अपने इंडिया में दौड़ में, क्योंकि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वैसा फॉलो ही नहीं कर रहा है ना कोई। जो जिस पोस्ट पे वही कह रहा है कि मैं ही कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मैं ही सांसद हूँ, पार्लियामेंट हूँ, नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, अपर हाउस लोअर हाउस जो भी व्हाटएवर सब कुछ मैं ही हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। इस तरह की भावनाएं आ गई हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँच, बहुत सारी बातें छोड़िए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, अधिकार। अगला अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख किसी सार्वजनिक पद पर स्थापित होने वाले अधिकारी को योग्यता का परीक्षण करना कि उसके योग्य है भी या नहीं। मतलब अधिकार परीक्षा लेख, मतलब कोई फर्जी बैठ जाता है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसका परीक्षा लिया जाता है कि भैया आप कैसे यहाँ तक आ गए, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं आपके, नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, लेता है, देखता है,
फिर उसका क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है कि भैया यहाँ तक कैसे आया, इस लायक है कि नहीं, ये भी होता है। और दूसरी ओर कि आप पोस्ट पे हैं तो उसका भी जो अगर आप कोई बड़े पोस्ट पर हो, नहीं जैसे एसपी हो गया, नहीं डीएम हो गया, एक जिला के मालिक होता है, वो सब कई कई जिलाओं के मालिक होते हैं ना, जो आईजी होता है, जनरल ऑफ इंस्पेक्टर, नहीं डीजीपी, ये सब। तो इन लोगों के लिए बड़ी ही हाँ, तो इन लोगों को खास करके देखा जाता है कि भैया जांचा जाता है कि आप जिस पोस्ट पर बैठे हो उस लायक हो भी या नहीं, उतना हैंडल कर पाओगे कि नहीं, नहीं तो उसकी योग्यता को परीक्षण करके नहीं भली भांति उस पोस्ट पर बैठाना, नहीं यही होता है अधिकार। क्योंकि वो ऐसा कर लेगा तो उसकी योग्यता को जांच कर इस लायक है तो उसको वो पोस्ट दे दिया जाता है, तो यही होता है। अगला है अनुच्छेद 33, यहाँ 32, अच्छा 31 छोड़ दिया गया है, नहीं 32 में डायरेक्ट आ गया हूँ। 31 में क्या, 31 क्या है कि 31 में पहले वाली वीडियो में मैं कह चुका हूँ, इसकी चर्चा नहीं करूँगा अधिक, क्योंकि पहली वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि जो अनुच्छेद जो 31 जो है ना, वो संपत्ति का अधिकार था, तो उसको 301 के तहत कानूनी अधिकार में, हाँ उसको अनुच्छेद क्या बोल रहे थे यार, हाँ संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में ना था, 31 अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है क्योंकि वो संपत्ति का अधिकार था, उसे 301 के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें अच्छी तरह से बताया हूँ मैं, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 33, 32 तो हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 33 सांसद का अधिकार, यानी कि संसद का, एक मिनट, हाँ अनुच्छेद 33 संसद का अधिकार यानी कि पार्लियामेंट का राइट जो बनता है। देखिए अनुच्छेद 33 में संसद का अधिकार होता है, नहीं मौलिक अधिकार। देखिए सेना या खुफिया विभाग या सशस्त्र बल, सीमा जो सशस्त्र सीमा बल है आदि हो, जो भी सोल्जर्स होते हैं, तो उसकी सैनिकों को और कर्मचारियों के लिए कुछ रूल बनाना, जो रूल कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, नहीं जो संसद है, सॉरी संसद। उसके बाद कर्मचारियों के लिए कुछ रूल बनाना जहाँ पर उसके कुछ मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है। सैनिकों में उसके जो रूल्स बनाते हैं संसद, तो उसके कुछ मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। किसके तहत, आर्टिकल 33 के तहत सैनिकों को मौलिक अधिकार, सैनिकों को कुछ मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, 33 के तहत, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सैनिक के जितने भी कर्मचारी होते हैं या कुछ रूल बनाना होता है, वो कुछ रूल बनाना होता है तो संसद बनाते हैं और उनके कुछ मौलिक अधिकार को सीमित रख दिया जाता है। तो ये किस में होती है, अनुच्छेद 33 में, ठीक। अनुच्छेद 34 वो भी वैसा ही है, ये भी पार्लियामेंट, इसमें भी संसद कानून बनाती है, लेकिन इस क्षेत्र में मार्शल लॉ आप जानते हो कि इंदिरा गांधी के समय में वो लगाई थी, नहीं मार्शल लॉ इंदिरा गांधी के समय, पता नहीं और याद नहीं, ठीक। एनीवे समझिए आप, मार्शल लॉ क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र में लॉ लग जाता है, मार्शल लॉ, तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उस क्षेत्र के जो लोग रहते हैं ना, उसके कुछ मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार सांसद क्या करता है, उसको रोक दिया जाता है, क्या बोल रहा हूँ, सांसद के कुछ किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जाता है, उस समय उस क्षेत्र के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार रोक दिया जाता है। कौन रोकता है, सांसद रोक दिया जाता है। जो पूरा अधिकार रहता है मौलिक अधिकार, वो उसको नहीं मिलता है, नहीं कुछ मौलिक अधिकार को सांसद रोक लिया जाता है। क्वेश्चंस, मार्शल लॉ किस आर्टिकल में लगता है, तो 34। मार्शल लॉ किस आर्टिकल में लगता है, 34। मार्शल लॉ लगाने से क्या होता है कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार को रोक दिया जाता है, ठीक है। बड़ी खतरनाक होती है, बोलने में आसान है, लग जाता है ना, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उसकी क्या दशा होती है, आगे चर्चा होगी ना जब पढ़ेंगे हम इंदिरा गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, बहुत सारे पॉलिटी तो बहुत है, भरा पड़ा है, तो उसमें सारी बातें की जितने भी बातें हैं सबों की चर्चा होगी, वहाँ पे करेंगे अच्छी तरह से। अनुच्छेद 35 संसद को पूर्ण पावर देती है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकते हो। कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं, ठीक।
अनुच्छेद 35 संसद को पूर्ण पावर देती है कि वह मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकते हैं। अगर पहले भी मैं बोल दिया हूँ, अगर मौलिक अधिकार के संबंध में मौलिक अधिकार का कोई पालन नहीं कर रहा है या कुछ और ज़रूरी है इसमें करना, तो सारी चीज़ें संसद के पास है, बल्कि पूर्ण पावर है उसके पास अनुच्छेद 35 के तहत कि वो मौलिक अधिकार के संबंध में अपना कानून बना सकता है। तो यही थी छोटी सी वीडियो लंबी नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि सारी बातें मैं पहले ही कह दिया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।